चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रारंभिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो प्रारंभिक अभिक्रिया में लिखिए आप, लिखिए वह अभिक्रिया, लिखिए वह अभिक्रिया, क्या रहेगा आपका, वह अभिक्रिया जो, वह अभिक्रिया जो अभिकारिक अभिकारिक अणुओं अभिकारिक अणुओं की टक्करों अभिकारिक अणुओं की टक्करों द्वारा एकल पद में संपन्न होती है उसे प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे हम लोग, देखिए जैसे में आ जाएगा आपका NO, यानी जिसको बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये आपका बनाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर ये डिफिनेशन ये बता रहा है कि वह अभिक्रिया जो अभिकारिक अणुओं की टक्कर द्वारा एकल पद में, मतलब सिर्फ एक ही पद में, मतलब जैसे ए हमारा ए और बी मिलके अगर C प्लस डी बन गए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया। और जब यही अभिक्रिया अगर ऐसी स्टेप बनेगी ए प्लस बी प्लस सी मिलके P प्लस Q बन रहे हैं और ये P प्लस Q मिलके बाद में रिएक्ट करके C और D बन गई। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कितने पद में हो गया, 2 पद में। तो अब इसको हम लोग प्रारंभिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। प्रारंभिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो एक स्टेप में दिखाई दे, एक लाइन में। बस यही याद रखना, अगर आपको एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन दे देगा कि प्रारंभिक अभिक्रिया कौन सा पहचानना, तब देखना ध्यान से कौन सा एक लाइन में हुआ है। जो 2 लाइन में हुआ वो जटिल अभिक्रिया में आ जाता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे एग्जाम्पल। हो गया, चलिए अब यही डालेंगे आप, यहां प्रारंभिक अभिक्रिया हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा जटिल अभिक्रिया। अभी हो गया हमारा जटिल अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए वह अभिक्रिया जो एकल पद में संपन्न नहीं होती है, किंतु दो से अधिक पदों में, 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती
है उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें जटिल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में देखिए, नोट कर लीजिए डिफिनेशन ऑफ, वह अभिक्रिया जो एकल पद में संपन्न नहीं होती है किंतु दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो जैसे में कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा है, यहाँ पर जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन लेयर के साथ अगर हम रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ बैलेंस कर लेंगे तो देखो आपको नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, तो अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 गुना के 4 और 4 3 7, 5 2 7 हो गया। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा ओजोन, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम तो पता ही होगा, ऑक्सीजन है। देखो अब ये जो है ना यहाँ पे, अब ये आपको दिख रहा नहीं है तो ये कहीं पद में है, लेकिन आपको जानना होगा इसका स्टेप, कितने स्टेप में कन्वर्ट हुआ था। इसका स्टेप नंबर फर्स्ट, ये जब रिएक्ट किया था यहाँ पे, तो देखो ये आपका था NO2 और प्लस O3, ये दोनों रिएक्ट करके पहले यहाँ पे बनाए थे। देखो पहले आपका NO2 यहाँ पर देखो 2 है ना, यहाँ पे 2, तो NO2 दोनों मिलके ये बना लिए थे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और प्लस यहाँ से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लिए थे। अब इसके बाद यहाँ पे जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है और इसके बाद आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आगे रिएक्ट करके ये बनाए थे यहाँ पे N2O5। तो ऐसे रिएक्ट किए थे 2 पदों में। देखिए ये 2 पदों में स्टेप करके, मतलब ये रिएक्शन NO2 मिल के नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO बन गया, अब फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO2 मिलकर N2O5 बन गया। तो बस हमें ये जानना है कि ऐसी अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न नहीं होती है, 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, उसे बोलेंगे जटिल अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियां। तो पहला नंबर रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया रहेगा तब हमारा अभिक्रिया कोटि कैसे निर्धारित करने की विधियां जो रहेगी यहाँ पे ये उपयोग कर सकते हैं। K बराबर जो हमारा रहेगा A0 A और अपान हो जाएगा हमारा यहाँ पे T। ठीक है, जो हमारी रहेगी यहाँ पे जहां करके आप लिख सकते हैं, ये वेग स्थिरांक निकाल लेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लगाएंगे जब हमें कोटि का निर्धारित करना रहेगा। जहां करके आप लिख लेंगे यहाँ पे कि A0 जो रहेगा प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और ये जो रहेगा हमारी शेष बची सांद्रता रहेगा। और यहाँ पे T जो यूज करेंगे हम लोग, T0 नहीं T रहेगा, T जो रहेगा हमारा वो समय रहेगा, यानी T समय में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब दूसरा नंबर रहेगा हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या, K बराबर 2.303 अपान T log बेस हो गया 10
और a अपान a माइनस यक्स। ठीक है, तो 2.30 ये क्या होगी प्रारंभिक सांद्रता और e माइनस एक्स क्या होगी शेष बची सांद्रता। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप। चलिए अगला देखिए, हो गया नोट कर लिए। चलिए प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए हो गया, शून्य कोटि के विक्रिया के लिए हो गया। अब थर्ड नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। द्वितीय, थर्ड नंबर आएगा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे वेग स्थिरांक हो जाएगा k बराबर 1/t इंटू यक्स अपान a इंटू a माइनस यक्स। ये हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, ये t था समय, ये था प्रारंभिक सांद्रता, यक्स जो हो गया t समय में यक्स सांद्रता क्या अपघटित हो गई है, तो a माइनस एक्स शेष बची है, और यक्स क्या रहेगा जो अपघटित हो गई। जैसे कि अगर मान लो 2 kg चावल अगर हमारा है, उसमें से 1 kg चावल हमारा पक गया, तो यक्स का मान कितना होगा 1 kg, और जो 2 में से 1 घटाएंगे वो a माइनस एक्स आ जाएगा, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी 2 हो गई। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया। अब चौथा नंबर आएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा वेग स्थिरांक k बराबर 1/2t इंटू करली ब्रैकेट लगा दो, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -1/a²। ठीक है, ये हो गया हमारा तृतीय कोटि के लिए। सेम फॉर्मेट वही है, t समय हो गया, a माइनस एक्स शेष बची सांद्रता हो गई, ये हमारी होगी प्रारंभिक सांद्रता हो गई। ठीक है, तो नोट कर लो आप। हो गया, नोट कर लिए। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखिए। अगला इन्होंने अभिक्रिया दर का संघट का मतलब है टक्कर सिद्धांत। पहले समझ लेते हैं ये किसकी बात कर रहा है। अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत मतलब कि जब दो अभिक्रिया आपस में रिएक्ट करते, मतलब दो पदार्थ जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी अभिकारिक अणु जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, मान लो कि ए और बी, ये दोनों में आपस में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन तभी पॉसिबल है कि जब ये दोनों आपस में टक्कर होगा, मतलब इसके अणु और इसके अणु आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तभी जाके हमारा एक प्रोडक्ट सी डी या कुछ भी प्रोडक्ट जो भी बनना रहेगा वो बनेगा। समझ में आई बात हमारी। तो ये रिएक्शन है कर अभिक्रिया दर का संघट सिद्धांत। कोई अभिक्रिया 2 घंटे में हो जाती है, कोई कुछ सेकंड में हो जाती है, कोई अभिक्रिया 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो उनका संघट सिद्धांत मतलब संघट दर कैसे धीरे धीरे टक्कर मारे या जोर जोर से टक्कर मारे, तो उसके बारे में हमें संघट सिद्धांत के बारे में पढ़ना है।
क्लियर, बात समझ में आई आपको? चलिए, तो पहला नंबर लिखेंगे आप लोग, क्या संघर्ष सिद्धांत रहेगा इसमें? तो सिद्धांत कुछ थ्योरम रहेगा। देखिए, दो अणुओं दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनमें उनमें टक्कर उनमें टक्कर होना आवश्यक है। टक्कर होना आवश्यक है। तो पहला कह रहा है संघर्ष सिद्धांत ये कि दो अणुओं के मध्य अगर रिएक्शन होना है तो उनके बीच में टक्कर होना सबसे पहली प्राथमिकता है। क्लियर? तो सेकेंड नंबर लिखिए, अणुओं के मध्य हुई सभी टक्करों के फलस्वरूप अणुओं के मध्य हुई सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। तो दूसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि अणुओं के मध्य जितनी टक्कर हुई उनके मध्य, उनके फलस्वरूप वही हमारा क्या निकल के आता है, रिजल्ट आता है, अभिक्रिया होती है। ये सिद्धांत ये बोल रहा है। थर्ड नंबर देखिए, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों के टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं में औसत ऊर्जा होने औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक होता है। और इसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, यानी एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लेंगे आप।
चलिए हो गया आपका, नोट करिए। तो ध्यान से देखो, ये सक्रिय ऊर्जा आगे हेडिंग करके हम लोग लिख लेंगे, यही सेम पॉइंट है। कह रहा है कि अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों के टकराने से पूर्व, मतलब जब कोई भी अणु, जैसे एक अणु दूसरा अणु आपस में ऐसे टकराएंगे, तो टकराने से पूर्व उनके अणुओं में कुछ न कुछ क्या जो औसत ऊर्जा रहती है, औसत जो यहां दिया आपको, औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा मान लो कि अणुओं के मध्य, अब एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, दो अणु टकराना है। अब इसके अंदर जो ऊर्जा रहेगा, इसका 2 मान लो, इसका 3 मान लो जोड़, अब इन दोनों का औसत ऊर्जा कितना, 2.5। तो क्या कह रहा है कि अणुओं के मध्य टकराने से पूर्व जो औसत ऊर्जा रहेगी वो निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना, मतलब एक अधिक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कुछ ऊर्जा उनके अंदर होना आवश्यक है। अगर ऐसा ऊर्जा नहीं रहेगा तो ये आपस में टकराएंगे ही नहीं और ना ही रिएक्शन करेंगे। और जो उनके अंदर न्यूनतम ऊर्जा रहती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हैं। समझ में आई बात हमारी? तो इसका 4 पॉइंट लिखिए। ये 3rd पॉइंट था अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत में। तो 4th पॉइंट लिखिए, टक्कर होने पर टक्कर होने पर अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का सक्रियत होने के साथ साथ उनका एक दूसरे के सापेक्ष द्विक यानी द्विक विन्यास होना आवश्यक होता है। अब द्विक विन्यास का टक्कर अगर हो गया, टक्कर होने के बाद उनके अंदर जो सक्रिय ऊर्जा है यानी सक्रिय हो गई पूरी तरह से, यानी कि ए और बी एकदम टकरा गए, कोलाइड कर दिए ए और बी एक दूसरे के साथ। तो जब यहाँ सी और डी एक अलग अलग एक दूसरे के सापेक्ष क्या बनाएंगे, एक द्विक विन्यास बनाएंगे, जो अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग उसका फार्मूला बनेगा। तो ये हो गया कौन सा, अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत, जिससे हमने 4 पॉइंट के बारे में जाना। समझ में आई बात हमारी? कोई समस्या? नोट कर लो फिर।